हेलो बच्चों, मैं आदर्श मेहता स्वागत करता हूं आप सभी का अनुभूति क्लासेस में। बच्चों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि जैसे ही आपका चैप्टर 1 का टॉपिक पूरा होगा, एक टॉपिक पूरा होगा, मैं उस टॉपिक का टेस्ट लूंगा। और जैसे कि हमने जीव विज्ञान में हमने चैप्टर 1 जैव प्रक्रम पढ़ा। जैव प्रक्रम में 4 टॉपिक हमें पढ़ना है। जैव प्रक्रम में कितने टॉपिक पढ़ना है हमें? 4 टॉपिक। कौन कौन से? तो ये 4 टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला जो टॉपिक था ये पोषण था। दूसरा जो टॉपिक था ये श्वसन। तीसरा जो टॉपिक था वहन। और चौथा जो टॉपिक है उत्सर्जन। यानी कि जैव प्रक्रम में हमें ये 4 टॉपिक के बारे में पढ़ना था, जिसमें से हमने 2 वीडियो के माध्यम से एक टॉपिक जो है अपना हमने कंप्लीट कर लिया। बच्चों, हमारा पोषण टॉपिक जो है हमने 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब इस टॉपिक से हम जो है 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। कितने? 50 मल्टी चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न। 50 बहुवैकल्पिक प्रश्न जो है हम सिर्फ पोषण चैप्टर से लेकर के, पोषण टॉपिक से लेकर के हम आ रहे हैं। बच्चों, ये पूरा जो 4 टॉपिक आपने देखा, इस पूरे 4 टॉपिक से ज्यादा आपको 50 एमसीक्यू देखने को मिलेगा बुक में। लेकिन हमने इस चारों टॉपिक से 50-50 एमसीक्यू सेट कर रखा है। यानी कि कुल मिलाकर के 200 एमसीक्यू हम करने वाले हैं। जैसे ही हमारा चारों टॉपिक पूरा हो जाता है तो हमारे पास कुल 200 एमसीक्यू जैसे ही हमारा ये चारों टॉपिक पूरा हो जाता है तो चारों टॉपिक में 50-50 एमसीक्यू होगा, और ये 50-50 एमसीक्यू मिलाकर के कुल हो जाते हैं 200 एमसीक्यू। यानी कि हमारा सिर्फ एक चैप्टर जो है जैव प्रक्रम, उस एक पूरे चैप्टर से 200 एमसीक्यू अकेले रहेंगे। तो अब जो है इतना एमसीक्यू करने के बाद अलग से आपको किसी भी गेस पेपर से या किसी भी गाइड से जो है एमसीक्यू करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो बच्चों, चलिए अब हम देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट की। बच्चों, पोषण में सिर्फ मानव पाचन तंत्र ही नहीं था, बल्कि प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जिसको हम जब मिसलेनियस में करेंगे, यानी कि जैसे ही हमारा ये पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा, 50-50 एमसीक्यू तो हम अलग से लगाएंगे ही, और एक जो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो पूरा मिसलेनियस रहेगा, यानी कि सभी 4 टॉपिक से मिला करके और लगभग 100 एमसीक्यू बनेंगे। और उस 100 एमसीक्यू को हम लगाएंगे तो उस समय जो है बाकी के जो इस टॉपिक में बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको भी हम पूरा कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम एमसीक्यू डिस्कशन की। तो बच्चों, ये हमारे सामने एक प्रश्न है। इस प्रश्न को आप देखिए। प्रश्न है, पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पाचन तंत्र जो है भोजन में जो जटिल पोषक पदार्थ पाए जाते हैं उनको सरल से सरल अणुओं में तोड़ने का काम होता है। यानी कि इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। यानी कि पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, यही पाचन तंत्र का काम होता है। जैसे भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे हम बात करें प्रोटीन की, तो हमने देखा था कि प्रोटीन जो है वो टूटकर फाइनली अमीनो अम्ल में बदल गया था। अमीनो अम्ल में बदल गया था। कार्बोहाइड्रेट जो था या स्टार्च जो था
कार्बोहाइड्रेट जो था वो बदल गया था ग्लूकोज में, ग्लूकोज में बदल गया था। वसा जो था, वसा बदल गया था वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। इस प्रकार जो है जितने भी पोषक तत्व थे ये छोटे छोटे कणों में टूटते थे। यानी पाचन के दौरान क्या हुआ कि ये भोजन में पाए जाने वाले जो जटिल पोषक तत्व थे वो छोटे छोटे कणों में टूट जाते थे। तो यानी कि पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। उसके बाद जब भोजन छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं तो वो अवशोषण के लायक हो जाते हैं और फिर वो अवशोषित कर छोटी आंत में अवशोषित करके और कोशिकाओं में भेज दिए जाते हैं। तो हमारा जो पाचन तंत्र है उसका मुख्य कार्य क्या है? भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? बच्चों पाचन की प्रक्रिया जो है वो मुख गुहा से शुरू हो जाती है। किससे? मुख गुहा से। भोजन हम जैसे ही मुख में डालते हैं, मुख के अंदर लेते हैं, तो यहां पर दांत जो है उस भोजन को चबाकर महीन कणों में बदल देते हैं और जीभ जो है लार को उस चबाए हुए कणों में मिलाने का काम करते रहता है। और लार जो है ये लार की 3 जोड़ी जो ग्रंथियां होती है उससे स्रावित होता है और उसी लार में एक काइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, लार एमाइलेज। लार एमाइलेज। और यही जो एंजाइम है इसका काम क्या है? तो जो शर्करा होता है, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट हम जिसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, इसे माल्टोज में बदलने का काम करता है। इसे किस में बदलने का काम करता है? माल्टोज में बदलने का काम करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा पाचन की प्रक्रिया है वो मुख गुहा से शुरू हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? मुख। तो पाचन की जो प्रक्रिया है वो मुख से शुरू हो जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन जो है कहता है मानव पाचन तंत्र में कितने मुख्य अंग शामिल हैं? मानव पाचन तंत्र में कितने मुख्य अंग शामिल है? हमने मानव पाचन तंत्र में 8 मुख्य अंगों को पढ़ा, जिसमें 5 जो मुख्य अंग थे वो आहार नाल के अंग थे। 5 कौन कौन से थे? पहला में मुख, गुहा या मुख भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुख गुहा। दूसरा में अमाशय और तीसरा में पक्वाशय और चौथा में छोटी आंत और पांचवा में बड़ी आंत। तो ये जो 5 अंग हैं ये आहार नाल के अंग थे, ये आहार नाल के अंग थे। बाकी के जो 3 अंग हैं, बाकी के जो 3 अंग हैं वो सहायक ग्रंथियों में आते हैं, जैसे यकृत, अग्न्याशय और जठर ग्रंथियां। और जठर ग्रंथियां, ये 3 जो अंग हैं ये सहायक अंग, पाचन तंत्र में सहायक अंग का काम करते हैं। अब इनके बारे में हमने डिटेल पढ़ा था, अब आप समझ सकते हैं। मुख गुहा में पाचन होता है, अमाशय में भी पाचन होता है, पक्वाशय में पाचन होता है, छोटी आंत में पाचन होता है और बड़ी आंत में जो है अवशोषण होता है, जो अतिरिक्त जल बच जाता है उसका अवशोषण होता है। तो यहाँ पर बड़ी आंत को भी शामिल कर लिया गया है पाचन तंत्र के मुख्य अंग में। यकृत का काम क्या होता है? यकृत जो है वो पित्त रस का स्राव करता है
जो पित्त रस जो है वसा के पायसीकरण में सहायता करता है। अग्न्याशय से अग्नाशयिक रस निकलता है, जिससे 3 एंजाइम निकलते हैं। 3 एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं? ट्रिप्सिन, लाइपेज और इमाइलेज। ये 3 एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। इसके अलावा जो जठर ग्रंथियां होती है, जो कि अमाशय में पाई जाती है, ये जठर रस का स्राव करती है। किस रस का? जठर रस का स्राव करती है। और इसी जठर रस में हमने देखा था कि HCl अम्ल और पेप्सिनोजन एंजाइम पाया जाता था। तो HCl क्या कर रहा था? पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में तोड़ दे रहा था, और वही पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के पाचन में सहायता कर रहा था। तो इस प्रकार हम यहां पर देख सकते हैं कि जो मानव पाचन तंत्र है, इसके मुख्य अंग कितने हैं? 8। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 8। चलिए अगला प्रश्न जो है हम देखते हैं। प्रश्न है, पाचन तंत्र का अंतिम अंग कौन सा है? बाबू, पाचन तंत्र का अंतिम अंग कौन सा है? तो अगर हम देखें पाचन तंत्र की रचना, तो ये कुछ इस प्रकार से बड़ी आंत की रचना हुई है, और ये जो है अंतिम अंग होता है। तो जो पाचन तंत्र है उसका ये अंतिम अंग होता है, जिसे हम गुदा या फिर इसे गुदा द्वार भी कहते हैं। तो गुदा या गुदा द्वार जो है वो पाचन तंत्र का अंतिम अंग है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? गुदा। तो जो पाचन तंत्र का सबसे अंतिम अंग है वो कौन सा है? गुदा है। गुदा जो है, इसी अंग से, गुदा के द्वारा जो है मल का उत्सर्जन होता है, मल का जो है परित्याग होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बहिष्करण। क्या बोलते हैं हम इसको? बहिष्करण। मतलब जो गुदा द्वार के द्वारा मल का परित्याग कर दिया जाता है, मल जो है बाहर निकाल दिया जाता है, इस प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं बहिष्करण। तो अब आपको जो है समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पाचन तंत्र है उसका अंतिम अंग कौन सा है? तो गुदा या फिर गुदा द्वार है। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए, पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन है? अब बाबू यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा, यहां पर पाचन तंत्र में बड़ी आंत जो है उसको कभी लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। ये मत सोचिएगा कि बड़ी आंत है तो बड़ी होगी, ऐसा होता नहीं है। नाम उसका भले ही बड़ी आंत है, पर उस आकार में क्या है कि वो छोटा होता है। अगर हम बड़ी आंत की संरचना देखें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखती है, कुछ इस प्रकार से। ये बड़ी आंत है, और छोटी आंत जो है ये बहुत घुमावदार रास्ते की तरह होता है, और लंबाई जो है छोटी आंत की अधिक होती है बड़ी आंत की तुलना में। छोटी आंत की जो लंबाई है वो बड़ी आंत की तुलना में क्या होता है? कम होता है, सॉरी अधिक होता है। तो नाम भले ही इसका बड़ी आंत है, बड़ी आंत है, पर ये आकार में होता कितना है? तो 1.5 मीटर। आकार में कितना होता है? 1.5 मीटर। और छोटी आंत का जो आकार है औसतन 7 मीटर माना जाता है, 7 मीटर। तो आप अब तर्क कर सकते हैं कि कौन सी जो है वो बड़ी है। तो छोटी आंत जो है वो पाचन तंत्र की सबसे बड़ी अंग होती है, ठीक है। तो छोटी आंत की जो लंबाई है लगभग औसतन 7 मीटर मानी जाती है, और जो बड़ी आंत है इसकी लंबाई 1.5 मीटर के करीब होता है, मतलब 1.5 मीटर के करीब होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि नाम भले ही इसका बड़ी आंत है, पर ये आकार में छोटी आंत की तुलना में छोटी होती है। तो इसको बड़ी क्यों बोलते हैं? तो देखने में जो है ये बड़ा लगता है। देखने में आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है
लग रहा है कि ये ज्यादा इसका विस्तार है, पर ऐसा होता नहीं है। छोटी आंत जो है वो बहुत घुमावदार रास्ता होता है और वो कम स्थान में बहुत अधिक लंबाई जो है एडजस्ट कर लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पाचन तंत्र का सबसे लंबी अंग है वो कौन सा है, तो छोटी आंत है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी आंत। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। मुख में भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है? ये तो आपको सभी को पता होगा। मुख में भोजन को चबाने का काम दांतों के द्वारा किया जाता है। मुख में दांतों की जो है प्रकार कौन कौन सी होती है? तो दांत जो है बाबू 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें पहला जो है वो कृंतक होता है, जो कि सबसे आगे होता है सामने। दूसरा जो है रदनक होता है, जो कि कृंतक के ठीक बगल में होता है। और तीसरा जो है अग्रचवर्णक होता है। अग्रचवर्णक होता है जो कि रदनक के ठीक बगल में होता है। और चौथा जो है वो चवर्णक होता है, जो कि सबसे पीछे जबड़े के एक तरफ 3-3 के सेट में पाए जाते हैं। मतलब निचले जबड़े में 3-3 6 और ऊपर वाले जबड़े में भी 6। तो इसकी कुल संख्या होती है 12 और इसकी जो संख्या होती है, इसकी संख्या होती है 8 और इसकी संख्या भी होती है 8 और इसकी जो संख्या है रदनक की संख्या होती है 4। तो इस प्रकार जो है कुल दांतों की संख्या हो जाती है 32। आइए जोड़ करके देखते हैं। 8 8 16, 16 4 20, 20 और 12 32। तो इस प्रकार दांतों के सेट होते हैं। अब इनका कार्य क्या क्या होता है? तो कृंतक जो है वो कुतरने या काटने का काम करता है। क्या काम करता है? कुतरने या काटने का। आगे का जो ये 4 दांत है, 4 नीचे और 4 ऊपर, यानी टोटल 8 जो है ये कृंतक होते हैं और ये किसी भी भोजन के भोजन को जो है वो काटने का काम करते हैं या कुतरने का काम करते हैं। तो कृंतक जो है वो काटने या कुतरने के काम में आते हैं। वहीं अगर हम रदनक की बात करें तो रदनक जो है वो कृंतक के ठीक बगल में पाया जाता है और ये सभी दांतों में सबसे ज्यादा नुकीला और हल्का, इसका साइज जो है सभी दांतों की तुलना में ज्यादा निकला हुआ रहता है। तो रदनक का काम होता है भोजन को फाड़ना। रदनक का क्या काम होता है? भोजन को फाड़ना। रदनक जो है वो भोजन को फाड़ने का काम करता है। क्या करता है? भोजन को फाड़ने का काम करता है। और कृंतक का काम क्या होता है? काटना। भोजन को काटने का काम करता है। ठीक है। अग्रचवर्णक और चवर्णक जो है ये दोनों चबाने के काम करते हैं। चबाना जो है इनका कार्य होता है। तो मुख में भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है? तो दांतों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। याद क्या करना है ये तो सब करते हैं, तो इसमें तो याद करने वाली कोई बात नहीं है। सबको पता है भाई कि मुख के अंदर भोजन को कौन चबाता है। जाहिर सी बात है कि दांत ही चबाता है। कोई मुख में मशीन तो लगा नहीं है, मुख में तो दांत ही है ना भोजन को चबाने के लिए। तो ये बातें जो है, ये सब बातें बहुत जो है आसान है हमारे लिए। हमारे शरीर से जुड़ा हुआ तो हम बहुत कुछ जानते भी हैं, और जो नहीं जानते हैं टेंशन नहीं लेना है, हम तो है ही, आपको जानकारी देते रहेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। आप देखिए लार का निर्माण कहाँ होता है? भाई लार का निर्माण कहाँ होगा? लार का निर्माण जो है वो मुख गुहा के अंदर जो लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो बच्चे लार का निर्माण जो है हमारे मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। तो लार ग्रंथियों के द्वारा लार का निर्माण होता है। मुख में कितने लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ी पाई जाती है। कितनी? 3 जोड़ी। एक एक जो है हमारे जबड़े के पीछे कान के बगल में होता है, एक जो है जबड़े के नीचे होता है, मतलब जोड़ा में होता है, जहां भी है जोड़ा में। यहाँ पर दो दो संख्या में होंगे, मतलब एक जोड़ा। एक जोड़ा जबड़े के पीछे कान के बगल में, एक जोड़ा जो है वो जबड़े के नीचे, और एक जोड़ी जो है वो जीभ के ठीक नीचे पाई जाती है। तो इसमें सबसे जो बड़ी लार ग्रंथि होती है वो जबड़े के
जो बगल में होती है, जबड़े के जो पीछे होती है कान के बगल में, वही होता है। और इसे हम बोलते हैं पेरियोटिक, पेरियोटिक ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पेरियोटिक ग्रंथि। तो सबसे जो बड़ी लार ग्रंथि होती है जबड़े के पीछे कान के बगल में, उसे हम बोलते हैं पेरियोटिक ग्रंथि। कभी कभी होता क्या है कि किसी कारण से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण इस पेरियोटिक ग्रंथि में सूजन आ जाता है और इसके वजह से गाल जो है वो फुला हुआ दिखता है, जिसको हम गलसुआ रोग कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? गलसुआ, गलसुआ रोग या गालफुली। हम अपने बोलचाल की भाषा में गलफुली भी बोलते हैं उसको। मतलब गाल जो है वो सूज जाता है, फूल जाता है। तो वो पेरियोटिक ग्रंथि जो है, जो जबड़े के ठीक पीछे कान के बगल में होता है, इसके इसमें सूजन आ जाने से जो है गाल फूला फूला सा दिखता है और उसको मतलब सामान्य से ज्यादा फूल जाता है और दर्द भी होता है। तो उसी को हम गलसुआ या फिर अपनी बोलचाल के भाषा में उसे गलफुली भी बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि लार का निर्माण जो है वो कहाँ होता है? तो लार ग्रंथियों में होता है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो है वो बड़े आकार की पाई जाती है। इसके अलावा असंख्य लार ग्रंथियां जो है वो जीभ पर और हमारे होंठ के पीछे और कुछ जो है वो तालू में भी पाई जाती है। तो इस प्रकार जो है वो अनगिनत लार ग्रंथियां छोटे छोटे पाई जाती है। बाकी 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां हैं वो बड़ी आकार की पाई जाती है। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि लार का निर्माण जो है कहां पर होता है? तो लार ग्रंथियों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, ग्रास नली का मुख्य कार्य क्या है? तो ग्रास नली जो है इसमें कोई पाचन का काम नहीं होता है। हमने पढ़ा था मानव पाचन तंत्र, जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने यह पढ़ा था कि जो ग्रास नली होती है या जो ग्रसिका होती है, इसमें किसी भी तरह के पाचन का काम नहीं होता है। इसलिए प्रमुख पाचन तंत्र के अंगों में उसे शामिल नहीं किया गया था। तो आखिर इसका काम क्या है? तो इसका काम है मुख के द्वारा जो भोजन, दांतों के द्वारा जो मुख में भोजन चबा लिया जाता है, तो भोजन जो है वो लेई के रूप में बदल जाता है और उसको निगलने के बाद वो अमाशय तक जाता है। तो जो ग्रसनी है, सॉरी, जो ग्रासिका है या जिसको हम ग्रास नली बोलते हैं, ये क्या करता है? तो मुख गुहा से भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। और ये जो ग्रसनी है, ग्रसिका या ग्रास नली जो है, इसमें एक खास तरह का गति होते रहता है। इस गति को हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन। ये मुख गुहा हुआ और ये हो गया ग्रसनी, सॉरी ग्रसिका, ग्रासिका, या इसी को हम ग्रास नली भी बोलते हैं, ऑसोफेगस, ऑसोफेगस, ऑसोफेगस या ग्रास नली या फिर ग्रसिका, ग्रासिका इसी को बोलते हैं। तो इसमें ना क्रमाकुंचन गति होते रहता है। तो चबाया हुआ भोजन जो है वो अमाशय में इसी के द्वारा लाया जाता है। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भोजन को अमाशय तक पहुंचाना। तो ग्रास नली या जो ग्रासिका है, इसका कार्य क्या होता है? तो भोजन को अमाशय तक पहुंचाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो अमाशय में देखा जाए तो भोजन मुख्यतः 3 से 4 घंटा रहता है, पर कभी कभी 4 से 5 घंटा भी दे देता है ऑप्शन में। तो इसमें जो है ज्यादा घबराने की बात नहीं है। 3 से 4 घंटा जो है अमाशय में भोजन पड़ा रहता है। और यहाँ अमाशय के अंदर जो है, अमाशय के अंदर भोजन का पाचन जो है अम्लीय माध्यम में होता है। अमाशय के अंदर भोजन का जो पाचन है वो कैसा होता है? तो अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में होता है। ठीक है, अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन होता है। क्योंकि यहाँ पर भोजन जो है वो लंबे समय तक रहता है, तो भोजन के सड़ने का जो है वो संभावना रहता है, भोजन जो है वो सड़ सकता है। तो इसीलिए, अच्छा भोजन सड़ेगा कैसे? तो भोजन में जो है वो सूक्ष्म जीव लगेंगे और उसे खा करके उसको जो है अपशिष्ट में बदल देंगे। तो इस प्रकार जो है भोजन वहां सड़ने लगेगा। तो इस सड़ने से बचाने के लिए जो है
HCl अम्ल जो है अमाशय में बनता है। कौन सा अम्ल? HCl। तो अमाशय में जो पाचन होता है वो अम्लीय माध्यम में होता है। और हमने यह भी पढ़ा था कि HCl जो है पेप्सिनोजन को क्या करता है? पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिनोजेन को किस में बदल देता है? पेप्सिन में बदल देता है। और यही पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदलने का काम करता है। तो अमाशय के अंदर जो है वो भोजन कितने समय तक रहता है? तो 3 से 4 घंटे तक। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न जो है ये कहता है कि छोटी आंत में पाचन का मुख्य कार्य होता है। किसका पाचन होता है छोटी आंत में? तो प्रोटीन का भी पाचन होता है छोटी आंत में, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है छोटी आंत में, और सभी पोषक तत्वों का यहाँ पर पूर्ण पाचन हो जाता है। इसके साथ साथ अवशोषण भी हो जाता है। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा? अगर यहाँ पर इनमें से सभी का ऑप्शन रहता तो हम मार सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए सभी के जगह पर कौन सा ऑप्शन दिया है? सभी पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण। तो सही आंसर जो है यही होना चाहिए, क्योंकि छोटी आंत में लगभग जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सरल से सरल अणुओं में टूट चुके होते हैं। उससे आगे सिर्फ बड़ी आंत में जो अतिरिक्त जल बच जाता है, जो एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है, उसे अवशोषित कर लिया जाता है। तो छोटी आंत में जितने भी पोषक तत्व हैं उनको छोटे से छोटे सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है और वहीं से उन्हें अवशोषित करके रक्त वाहिकाओं में भेज दिया जाता है। और वो रक्त वाहिका में जो खून होता है, रक्त का प्रवाह होते रहता है और वो कोशिकाओं तक पोषक तत्वों को ले जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण जो है वो छोटी आंत में ही हो जाता है। इसके अलावा जब अतिरिक्त जल जो बच जाता है उस अनपचे हुए भोजन में, तो वो आगे जाकर के, अच्छा जल में कुछ लवण भी घुले हो सकते हैं, तो वो आगे जाकर के बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्लियर है? तो ये बात याद रखिएगा कि छोटी आंत में लगभग सभी पोषक तत्वों का पाचन हो चुका होता है और उसका अवशोषण भी वहीं पे होता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया कि बड़ी आंत में जो अतिरिक्त जल बचता है, जो अनपचा हुआ भोजन है, उस अनपचे हुए भोजन में अतिरिक्त जल जो बच जाता है और उस जल में जो लवण घुले हुए रहते हैं जो कि छोटी आंतों में उनका अवशोषण नहीं हो पाता है, तो वो आगे जाकर के बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो पानी का अवशोषण यानी जल का अवशोषण और उसमें घुले हुए लवणों का कुछ अवशोषण जो है बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। तो क्लियर होगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 12 नंबर प्रश्न, यकृत यानी लीवर का जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में इसका काम क्या होता है? बाबू लीवर क्या होता है? लीवर को हम यकृत कहते हैं या इसको लीवर को ही हम जिगर कहते हैं, जिगर। तो ये जो लीवर है ये बहुत ही चमत्कारी अंग इसको हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि लीवर में सबसे तेजी से जो है कोशिका विभाजन होता है। मानव शरीर का लीवर जो है वह अंग है। लीवर हालांकि एक ग्रंथि भी है, लीवर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। लीवर अपने आप में बहुत ही जो महत्वपूर्ण अंग है, इससे संबंधित बहुत सारे कार्य जो है वो जुड़े हुए हैं। तो लीवर जो है ये एक चमत्कारी अंग से कम नहीं है। बच्चे, हमारे शरीर के अंदर लीवर एक ऐसा अंग है जिसमें कोशिका विभाजन की दर सबसे तेज होती है, सबसे अधिक, सबसे तेज होती है। लीवर के बगल में ही एक छोटा सा आकृति होता है जिसे हम पलीहा या तिल्ली बोलते हैं। तो ये पलीहा या तिल्ली होता है और ये जो है अपना लीवर है। ये लीवर है अपना। तो लीवर को जो है हम चमत्कारी अंग की तरह क्यों देखते हैं? तो लीवर में जो है कोशिका विभाजन की जो दर है वो बाकी सभी अंगों से बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक।
आप समझ सकते हैं कि अगर इसका 50% भाग जो है, लीवर का 50% भाग जो है काट दिया जाएगा, तो ये कुछ ही दिनों में अपने आप को ग्रो करके फिर से उसी शेप में आ जाएंगे, फिर से वो उतना ही हो जाएंगे। तो कभी किसी व्यक्ति में जब लीवर का ट्रांसप्लांट किया जाता है, ट्रांसप्लांट का मतलब लीवर अगर किसी का खराब हो चुका होता है, तो अगर लीवर मैच कर जाता है तो व्यक्ति जो है अपना आधा लीवर उस जो बीमार व्यक्ति है जिसका लीवर खराब हो चुका है उसमें उसको जो है वो दान कर सकता है। और कुछ ही दिनों में इस व्यक्ति का जिसने अपने लीवर का आधा भाग दिया, इसका लीवर कुछ ही महीनों में जो है रिग्रो होकर के फिर से उसी शेप में आ जाता है। और वहीं अगर वो दिया हुआ भाग उस व्यक्ति में सेट हो जाता है तो उसका भी लीवर जो है कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा ग्रो हो जाता है। तो इसीलिए हमने इसको चमत्कारी अंग बोला, क्योंकि हमारे शरीर में कोई ऐसा और अंग है नहीं जहां पर कोशिका विभाजन इतना तेजी से हो। मतलब ये अपने आप को बहुत जल्दी जो है रिग्रो कर लेता है, बहुत जल्दी जो है पुनर्निर्मित कर लेता है। और सबसे कम जो कोशिका विभाजन होता है हमारे शरीर के अंदर, तो वो है मस्तिष्क के अंदर। मस्तिष्क के अंदर जो है वो बहुत कम कोशिका विभाजन होता है, न के बराबर। मतलब नई कोशिकाएं जो है वहां बनती ही नहीं है। इसीलिए जो है सिर को सबसे अधिक बचाने की आवश्यकता होती है। सिर में अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया है, ब्रेन का कोई टिश्यू डैमेज हो गया है, तो वहां पर तो कोशिका विभाजन होगा नहीं, तो वो जो डैमेज टिश्यू है उसका रिपेयर नहीं हो पाता है। इस कोशिका विभाजन की दर जो है वो बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है ब्रेन में। तो इसलिए जब ब्रेन में कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है तो वह एक नोड्स बन जाता है, मतलब एक गांठ बन जाता है, क्योंकि वहां पर कोई टिश्यू रिपेयर होने का चांस होता ही नहीं है। तो फिर वो ट्यूमर का रूप ले लेता है और उसे फिर ऑपरेशन के जरिए निकाला जाता है। खैर वो अलग की बातें हैं, हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। तो जो यकृत है, यकृत का काम क्या है? तो यकृत का काम होता है पाचन तंत्र में। क्या काम है इसका? तो यकृत जो है वो पीत रस का स्राव करता है। किसका स्राव करता है बाबू? पीत रस का। तो पीत रस का काम क्या होता है? तो ये वसा के पायसीकरण में सहायता करता है। वसा के पायसीकरण, जो पीत रस है, पीत रस का स्राव करता है कौन? यकृत। और पीत रस जो है वो कहाँ संग्रहित रहता है? तो पित्ताशय नाम के एक थैली में पीत रस जो है वो जमा रहता है। ठीक ठीक है। तो अब बात जो है वो समझ में आ गई होगी कि यकृत का पाचन तंत्र में मुख्य उत्पाद क्या है। तो पीत रस जो है यकृत का मुख्य उत्पाद होता है। और पीत रस क्या करता है? तो वसा के पायसीकरण में सहायता करता है। इसके अलावा भोजन को क्षारीय माध्यम में रखता है। ये कीटनाशक की तरह भी काम करता है, जीवाणुनाशक की तरह भी काम करता है। कीटनाशक नहीं, इसको जीवाणुनाशक की तरह भी हम देख सकते हैं। तो जो अम्लीय माध्यम में जीवाणु अमाशय में बच जाते हैं, वो फिर क्षारीय माध्यम में आने के बाद, मतलब पीत रस के संपर्क में आने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये जीवाणुनाशक भी होता है। तो बात समझ में आ गई। यकृत का जो मुख्य उत्पाद है वो क्या है? तो बाइल जूस है, पीत रस। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अग्नाशय द्वारा स्रावित रस कहलाता है। अग्नाशय के द्वारा जो स्रावित रस होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो अग्नाशयिक रस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अग्नाशयी रस। और इसमें जो है वो 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन? ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, या इमाइलेज भी कहते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। एमाइलेज या फिर इमाइलेज कहते हैं। तो 3 तरह के एंजाइम जो है वो अग्नाशयिक रस में पाए जाते हैं। और ये स्रावित कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से। मतलब पैनक्रियाज जूस जो है वो पैनक्रियाज से स्रावित होता है। ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो देखिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता है पीत का भंडारण कहाँ होता है। तो जैसे कि इससे पहले भी हमने चर्चा किया कि पीत का जो भंडारण है बाबू, पीत का भंडारण होता है पित्ताशय में। ये स्रावित कहां से होता है? स्रावित होता है यकृत से।
और भंडारण कहां पर होता है? पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में जो है पीत रस का भंडारण होता है। यकृत से जो पीत रस का स्राव होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, और कभी कभी हम ज्यादा वसा वाला भोजन कर लेते हैं तो उस वक्त जो है अधिक मात्रा में पीत रस की आवश्यकता होती है। तो वो पीत रस उतना जो है लीवर हमारा प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तुरंत जो है उतना अधिक मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तब जो है वो पित्ताशय जो होता है, यानी जो गैल ब्लाडर होता है, उस गैल ब्लाडर से पीत रस यानी कि जो बाइल जूस होता है, वो पीत रस जो है वो पक्वाशय में जाकर के और वहां पर वसा का पायसीकरण करता है। तो जब हम अधिक वसा वाला भोजन ग्रहण कर लेते हैं तब उतना मात्रा में जो है तुरंत लीवर जो है वो पीत का स्राव नहीं कर पाता है। तो जो पीत रस पित्ताशय के अंदर जमा रहता है उसमें से अधिक मात्रा में पीत रस जो है जाकर के और वो पक्वाशय में वसा का पायसीकरण कर देता है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो अब जो है हम समझ सकते हैं कि पीत का भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय के अंदर होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का वह अंग जो भोजन को संग्रहित करता है। तो भोजन को संग्रहित करने का काम कौन करता है? मतलब भोजन को जमा करके रखने का काम कौन करता है? तो भोजन को जमा करने का काम अमाशय का होता है। भोजन को संग्रहित कौन करता है? अमाशय। यहाँ पर 3 से 4 घंटा तक खाना को भोजन को जमा करके रखा जाता है। इसके बाद यहाँ जो पाचन की प्रक्रिया होती है अम्लीय माध्यम में, 3-4 घंटे के बाद ही वहां से भोजन जो है आगे बढ़ता है। तो भोजन को संग्रहित करने का काम अमाशय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। मुख में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुख में जो लार होता है, मुख में जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसमें लार इमाइलेज, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं टायलिन। टायलिन या इसी को एक और दूसरा नाम से जानते हैं लार एमाइलेज। एमाइलेज, तो टायलिन या लार इमाइलेज जो है मुख में कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। किसके पाचन में? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। ये कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है माल्टोज में। किसमें? माल्टोज में। तो लार इमाइलेज जो है वो मुख में शर्करा या कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलने का काम करता है। तो बात समझ में आ गई होगी। मुख में जो है वो पाचन किसके द्वारा होता है? तो इमाइलेज के द्वारा होता है, या इसी को लार इमाइलेज के नाम से जानते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम टाइलिन है। तो टाइलिन या लार इमाइलेज जो है वो शर्करा या कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख के अंदर ही करना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो शर्करा या कार्बोहाइड्रेट बच जाते हैं तो मुख में तो बहुत अधिक समय तक भोजन नहीं रह पाता है ना। हम जल्दी जल्दी जो है उसको चबा करके 1 मिनट तक भी हम नहीं चबाते, इतना बेसब्र हो जाते हैं हम कि हम इंतजार नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग तो भोजन को पूरा चबाते भी नहीं है, बल्कि आधा चबाया और निगल लिया ऐसे गटागट करके। तो इस वजह से जो है भोजन में जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं मात्रा में, जितने भी शर्करा की मात्रा होती है, वो सारे मुंह के अंदर टाइलिन जो है उसे माल्टोज में नहीं बदल पाता है, क्योंकि माल्टोज में बदलने में भी तो टाइम लगेगा ना, और वो उतना समय तक भोजन मुख के अंदर रहता नहीं है। फटाफट चबाया और उसको निगल लिया। तो भोजन जब पक्वाशय में पहुंचता है तो वहां जो अग्नाशयिक रस निकलता है, तो ध्यान दीजिए अग्नाशयिक रस में 3 तरह के एंजाइम निकल रहे थे। कौन कौन? ट्रिप्सिन। मैं इसको तीसरा बार रिपीट करने वाला हूं। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। लाइपेज, तो लाइपेज का काम है वसा का पाचन करना। इमाइलेज जो है वो शर्करा या जो कार्बोहाइड्रेट है उसको माल्टोज में बदल देगा। तो हम यही बात जो है बता रहे थे। ट्रिप्सिन क्या करेगा? जो पेप्टोन्स होता है, पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में बदलने का काम करेगा।
तो हम अभी बात कर रहे थे इमाइलेज की, तो लार इमाइलेज या फिर टाइलिन का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा को माल्टोज में बदलना। तो सारा का सारा जो कार्बोहाइड्रेट है या सारा का सारा जो शर्करा है मुख के अंदर वो माल्टोज में नहीं बदल पाता है, तो जो बचा हुआ शर्करा है वो आगे जाकर के पकवाशय के अंदर अग्नाशयिक रस से जो एमाइलेज इंजाइम रहता है, पकवास क्या बोलते हैं उसको, अग्नाशयिक रस में जो एमाइलेज एंजाइम रहता है वो शर्करा या कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है माल्टोज में। तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लार में मौजूद एंजाइम का नाम क्या है? तो सलाइवरी इमाइलेज, सलाइवरी का मतलब लार होता है, सलाइवरी को, सलाइवा को जो है हिंदी में लार कहते हैं, लार को हिंदी में, सॉरी अंग्रेजी में लार को ही सलाइवा कहते हैं। तो सलाइवरी इमाइलेज जो है इसी को हम कहते हैं लार इमाइलेज, लार, सॉरी लार एमाइलेज, सलाइवरी इमाइलेज या फिर लार इमाइलेज, या इसी को हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम टाइलिन, टाइलिन इंजाइम भी कहते हैं। तो लार में जो मौजूद इंजाइम होता है उसे हम सलाइवरी इमाइलेज या फिर टाइलिन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अमाशय में भोजन को अम्लीय बनाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है बाबू? जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां। और जठर ग्रंथियां से किस रस का स्राव होता है? तो जठर रस का स्राव होता है भाई। किसका स्राव? जठर रस का स्राव। जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? तो जठर रस में HCl पाया जाता है, जठर रस में HCl पाया जाता है। इसके अलावा पेप्सिनोजेन, क्या पाया जाता है? पेप्सिनोजेन। और HCl जो है वो एक अम्ल होता है। HCl क्या है? अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो HCl में स्राव होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? अमाशय में भोजन को अम्लीय बनाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जो अम्ल है वही तो अम्लीय बनाएगा ना भाई। तो HCl जो है वो क्या है? अम्ल है। तो यानी कि HCl के द्वारा भोजन जो है अम्लीय हो जाता है अमाशय के अंदर। और HCl का फुल फॉर्म जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही हम क्या कहते हैं? HCl, HCl, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बात समझ में आ गई। और इसका काम क्या होता है हमने बताया कि भोजन को जो है वो सड़ने से बचाता है, भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु अमाशय तक पहुंच जाते हैं उनको मारने का काम करता है। इसके अलावा ये पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है और यही पेप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, अमाशय में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? अभी ही हमने बताया था कि अमाशय में जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है। अच्छा, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को किस रूप में पचाता है? तो प्रोटीन को ये बदल देगा किसमें? पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में बदल देगा। और पेप्टोन्स जो है ट्रिप्सिन के द्वारा पकवाशय में, पेप्टोन्स जो है वो ट्रिप्सिन के द्वारा, ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा किस में बदल जाएगा? पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स में बदल जाएगा। तो ट्रिप्सिन जो है पेप्टोन्स को बदल देगा पेप्टाइड्स में, ठीक। और छोटी आंत के अंदर जो आंत्र रस होता है, छोटी आंत के अंदर कौन सा? आंत्र रस का स्राव जो होता है, आंत्र ग्रंथियों से आंत्र रस का स्राव होता है, आंत्र रस का स्राव। तो इस आंत्र रस में जो है पेप्टाइडेज या पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज नाम का एंजाइम पाया जाता है और ये पेप्टाइड्स को बदल देता है अमीनो अम्ल में। किसमें बदल देता है?
अमीनो अम्ल में। छोटी आंत में जो है पेप्टाइड से बदल जाता है किसमें? अमीनो अम्ल में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो पेप्सिन है, पेप्सिन अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरा होता है, किसके द्वारा पूरा होता है? चलिए देखते हैं हम। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है माल्टेज के द्वारा पूरा होता है। माल्टेज क्या करता है कि माल्टोज को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। किसमें? ग्लूकोज में। ये इमाइलेज जो होता था, इमाइलेज क्या करता था? इमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को या शर्करा को, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलता था? माल्टोज में बदलता था, माल्टोज में। और फिर ये जो माल्टेज है, माल्टेज जो कि छोटी आंत में आंत्र रस में ही पाया जाता है, ये माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को बदल देता है ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का फाइनली प्रोडक्ट होता है, मतलब अंतिम उत्पाद होता है। तो माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को बदल देता है ग्लूकोज में। तो छोटी आंत में आंत्र रस का जो स्राव होता है आंत्र ग्रंथियों से, उस आंत्र ग्रंथियों से स्रावित होने वाले आंत्र रस में माल्टेज भी पाया जाता है। और ये माल्टेज क्या करता है? तो माल्टेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के जो टूटा हुआ रूप होता है जिसको हम माल्टोज बोलते हैं, तो माल्टोज को बदल देता है ग्लूकोज में। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा माल्टेज होगा। माल्टेज के द्वारा छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो पित्त जो है वो वसा के पायसीकरण करता है, वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। पायसीकरण को ही इमल्सीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो पायसीकरण या इमल्सीकरण में कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों का मतलब ये होता है कि जो वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण हो रहा है, तो इसका मतलब होता है वसा का छोटे कणों में टूटना। वसा का छोटे छोटे वसा का छोटे छोटे कणों में टूटना, यही कहलाता है वसा का पायसीकरण। छोटे छोटे कणों में टूटना, तो ये होता है वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, किसके द्वारा होता है भाई? तो छोटी आंत में हम देखते हैं कि बहुत सारे उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। ये हमारा छोटी आंत है, वैसे है तो नहीं, पर मान लीजिए कि ये हमारा छोटी आंत है। और छोटी आंत के अंदर लाखों की संख्या में, असंख्य, मतलब इसको गिना नहीं जा सकता है, इतना अधिक संख्या में ये उंगलियों के जैसे उभार पाए जाते हैं। पूरे छोटी आंत के आंतरिक दीवारों में इसी तरह के उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं, जिसका क्या नाम होता है बाबू लोग बताइएगा? इसका नाम होता है रसांकुर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? रसांकुर। या फिर इसको दीर्घरोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घरोम। और अंग्रेजी में इसी को क्या कहा जाता है? विलाई। विलाई। ठीक है, बिल्ली मत पढ़ दीजिएगा, इसको विलाई पढ़ा जाता है। कभी कभी ऐसा भी दे देता है कि विलाई क्या है, ऐसे लिख देगा विलाई क्या है। ठीक, तो बिलाई का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मियाऊ मियाऊ वाला बिलाई नहीं है, कहीं वो बिलाई सोच करके बिलाई क्या है ऐसा मत लीजिएगा कि बिलाई एक जंतु है। तो कभी कभी ऐसा भी लिख देता है हिंदी में, मतलब अंग्रेजी के वर्ड को हिंदी में लिख करके पूछ देता है विलाई क्या है। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। विलाई का मतलब क्या होता है? छोटी आंत में जो उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं, छोटी आंत के पूरे आंतरिक दीवारों में उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं विलाई। या फिर हिंदी में उसका दो नाम है, रसांकुर या फिर दीर्घरोम। तो इसका काम क्या होता है? इसमें ना बहुत पतली पतली जो है ब्लड वेसल्स होते हैं। इस विलाई के अंदर बहुत पतली पतली जो है ब्लड वेसल्स होते हैं।
बहुत पतली पतली क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स, मतलब रक्त वाहिकाएं होती है इसमें पतली पतली। और ये क्या करते हैं, पोषक तत्वों को अवशोषित करके और रक्त वाहिनियों में, मोटे जो रक्त की वाहिनियां होती है, धमनी और शिरा, इसमें भेजने का काम कर देते हैं। तो जो विलाई है, विलाई विलाई में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इतने छोटे छिद्र होते हैं कि इससे, इस छिद्र से पोषक तत्व के जो छोटे कण हैं वो तो अंदर चले जाते हैं, पर इसके अंदर जो रक्त का प्रवाह होता है, वो रक्त जो है वो बाहर नहीं आ पाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विलाई जो है, विलाई के द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण हो पाता है। तो छोटी आंत में, छोटी आंत के आंतरिक दीवारों में असंख्य उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रसांकुर, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं दीर्घरोम, या अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है विलाई। समझ में आई बात? तो जो विलाई है, विलाई जो है, विलाई के द्वारा जो है जो छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, बड़ी आंत में क्या अवशोषित होता है? सही बात है, क्या अवशोषित होता है? भाई पूछ रहा है कि धम क्या रहा है भाई, क्या अवशोषित होता है? तो क्या अवशोषित होता है भाई? पानी अवशोषित होता है, क्योंकि जो भी पोषक तत्व होता है वो छोटी आंतों में लगभग वो टूट चुका होता है और उसका अवशोषण भी हो जाता है। तो जो अनपचा हुआ भोजन छोटी आंत में रह जाता है, उस अनपचा हुआ भोजन में पानी की मात्रा अधिक होती है। कभी कभी लूज मोशन होता है, तो देखिएगा किस तरह से वो निकलता है। लूज मोशन जो है वो सबसे भयंकर जो है वो बीमारी लगता है हमको। वैसे बीमारी तो सब भयंकर ही होता है, पर लूज मोशन जो है ऐसा बीमारी है कि अगर दिन में 2-3 बार हो जाए तो आदमी लगता है कि अब उसके अंदर जान ही नहीं बचा है। ठीक है ना? तो लूज मोशन जो है वो बहुत डेंजर बीमारी है, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर 2 से 3 बार लूज मोशन हो जाता है तो जल्द से जल्द उसका इलाज कीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा, लूज मोशन के द्वारा जो पानी है वो बहुत तेजी से शरीर से बाहर निकलता है। जैसे हैजा और डायरिया जो होता है, हैजा और डायरिया में क्या होता है कि शरीर से जो लूज मोशन के द्वारा सारा पानी ही बाहर निकल जाएगा, और उस कारण से कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाएगी, निर्जलीकरण हो जाएगा। इस कारण से व्यक्ति जो है वो मर जाता है। तो जो हैजा होता था उसमें क्या होता था, लूज मोशन होता था, बहुत तेजी से जो है वो दस्त लगते थे, और इस वजह से जो ज्यादा पानी था वो निकल जाता था बाहर। तो जो भोजन के साथ हम पानी पीते हैं वो अनपचे हुए भोजन के साथ जो है बड़ी आंत में बढ़ जाता है, और उसमें जो कुछ लवण घुले हुए रहते हैं तो वो पानी के साथ साथ बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो बड़ी आंत में क्या होता है, किसका अवशोषण होता है? तो पानी का अवशोषण होता है। ठीक है, उसके बाद जो अनपचा हुआ भोजन अर्ध ठोस के रूप में रह जाता है, फिर वो बड़ी आंत से आगे बढ़ते हुए गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अपचित भोजन का निष्कासन किस अंग के द्वारा होता है? जो भोजन नहीं पचता है, जो अनपचा रह जाता है, तो उसका निष्कासन होता है किसके द्वारा? तो गुदा के द्वारा उसका निष्कासन होता है। ये देखिए, बड़ी आंत और ये बड़ी आंत का जो अंतिम सिरा है, ये अंतिम सिरा, इसी को कहते हैं गुदा या गुदा द्वार। इसी को कहा जाता है गुदा द्वार। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एनस, एनस। तो गुदा या गुदा द्वार जो है वो जो हमारा पाचन तंत्र है उसका अंतिम अंग होता है, और इसी के द्वारा मल का परित्याग किया जाता है। तो जो अनपचा हुआ भोजन है वो मल के रूप में बाहर किससे निकलता है? तो ये निकलता है गुदा या गुदा द्वार से। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पाचन की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है? ठीक है, वैसे बाबू देखा जाए तो पाचन की जो प्रक्रिया है वो मुख्यतः 4 ही चरणों में पूरी होती है। एक जो स्वांगीकरण ऐड होता है, वास्तव में स्वांगीकरण वो पाचन में नहीं है बल्कि वो श्वसन में लिया जाना चाहिए, पर
इसमें दिया है कि पांच पांच जो है 5 चरणों में होता है। कौन कौन सा? तो पहला जो चरण होता है वो अंतःग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण। दूसरा जो चरण होता है, दूसरा जो चरण होता है वो होता है पाचन। तीसरा जो चरण होता है वो होता है अवशोषण। चौथा जो चरण होता है वो होता है स्वांगीकरण। और पांचवा जो चरण है वो होता है बहिष्करण। बहिष्करण। तो ये 5 चरण में जो है भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाती है। अब एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है। अंतर्ग्रहण के अंतर्गत जो है भोजन हम मुख्य गुहा के अंदर ग्रहण करते हैं। तो जब हम भोजन को मुंह में डालते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अंतःग्रहण, अंतर्ग्रहण। और फिर उसके बाद मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है। मुख से शुरू होगा, फिर अमाशय में होगा, फिर पक्वाशय में होगा, फिर छोटी आंत में होगा। इस प्रकार पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है। फिर छोटी आंत में जो है पोषक तत्वों का अवशोषण होगा, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होगा। ठीक है, उसके बाद जो पोषक तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं वो कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्वांगीकरण। उसके बाद जो अनपचा हुआ भोजन रह जाता है हमारे बड़ी आंत में, उसको गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बहिष्करण। ठीक है, तो ये 5 चरण जो है पाचन प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं। ठीक, चलिए बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आधा जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने 25 एमसीक्यू जो है वो उसका डिस्कशन कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। और ये आया सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। देवियों और सजनों, आप बन चुके हैं रोडपति। मजाक कर रहा था, रोडपति नहीं, आप भी करोड़पति बन सकते हैं, पर उसके लिए आपको बहुत जी जान से मेहनत करना पड़ेगा। जो करोड़पति बनते हैं, करोड़पति में जाते हैं, तो वो भी हमारे तरह ही इंसान होते हैं। तो उनका वो मेहनत होता है, वो हर क्षेत्र से बहुत अधिक जानकारी रखते हैं, और इस वजह से वो करोड़पति बन करके आते हैं। आप भी करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम सलाइवरी इमाइलेज का कार्य क्या होता है। सलाइवरी इमाइलेज का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझिए। इसका मतलब हुआ लार इमाइलेज। लार इमाइलेज, इसका काम क्या होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट या शर्करा को किसमें बदलता है? माल्टोज में। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट या शर्करा को, शर्करा लिखते हैं हम यहाँ, शर्करा को बदल देता है किसमें? माल्टोज में। देखिए तो क्या ऑप्शन दिया है, स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम करता है। तो यहाँ तो ऑप्शन के हिसाब से यही होगा, स्टार्च या स्टार्च, ये शर्करा का ही रूप होता है, कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। स्टार्च हो गया या फिर कार्बोहाइड्रेट हो गया, एक तरह का शर्करा होता है। माल्टोज भी एक शर्करा ही होता है। तो स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम कौन करता है? लार एमाइलेज। तो ऑप्शन के हिसाब से मतलब वही सही होगा, बाकी माल्टोज में ही बदलता है। चलिए देखिए यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पेप्सिन किस माध्यम में कार्य करता है? भैया पेप्सिन जो है वो अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, अम्लीय माध्यम में। और पेप्सिन जो है वो कहां पर होता है? तो पेप्सिन जो होता है अमाशय में होता है। कहां पर होता है? अमाशय में। पेप्सिन कहाँ होता है? अमाशय में। अमाशय में HCl और पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन का स्राव होता है, पेप्सिनोजन। और यही HCl जो है पेप्सिनोजन से अभिक्रिया करके इसको पेप्सिन में बदल दे रहा था ना, किसमें? पेप्सिन में। तो पेप्सिन जो है वो किस माध्यम में काम करता है? तो अम्लीय माध्यम। किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम। बात समझ में आई? यानी कि HCl ही पेप्सिन को पेप्सिन बनाता है, नहीं तो पेप्सिनोजन जो है वो निष्क्रिय है, ये किसी काम का नहीं है, आलसी है, ये पड़ा रह जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है HCl क्या करता है? HCl पेप्सिनोजन को तोड़ करके पेप्सिन बनाता है, और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है बाबू? प्रोटीन को। प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन्स में। किसमें? पेप्टोन्स। प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन्स में।
तो पेप्सिन जो है वो अम्लीय माध्यम में काम करता है। कहां पर होता है? तो अमाशय के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 28 नंबर, ट्रिप्सिन का स्राव कहां पर होता है? ठीक है, ट्रिप्सिन का स्राव होता है बाबू अग्नाशयी रस में पाया जाता है। ये तो अग्नाशय से इसका स्राव होगा। अग्नाशय से क्या स्रावित होता है? अग्नाशयिक रस, अग्नाशयिक क्या रस। और अग्नाशयिक रस में 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। ये चौथा बार लिखने जा रहे हैं, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। क्या? लाइपेज। ये 3 एंजाइम जो है वो अग्नाशयिक रस में पाया जाता है। और अग्नाशयिक रस का स्राव कहां से होता है? तो अग्नाशय से होता है। तो ट्रिप्सिन जो है वो अग्नाशयिक रस में पाया जाता है, तो यानी कि इसका स्राव भी अग्नाशय से ही होगा। चलिए देखिए अगला 29, लाइपेज एंजाइम का कार्य क्या होता है? भैया लाइपेज का काम होता है वसा को वसीय अम्ल या फिर उसे ग्लिसरॉल में बदल देना। देखिए तो क्या है? वसा का पाचन। ऑप्शन के हिसाब से वसा का पाचन हो जाएगा। लाइपेज जो है, लाइपेज, लाइपेज कहाँ पाया जाता है? तो लाइपेज भी अग्नाशयिक रस में ही पाया जाता है। और लाइपेज का काम क्या होता है? तो वसा का पाचन। वसा को किस में बदल देता है? वसा को बदल देता है वसीय अम्ल, फैटिक एसिड, वसीय अम्ल यानी फैक्टिक, फैक्टिक नहीं फैटिक, फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल, फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल। तो मतलब जो लाइपेज है, लाइपेज, लाइपेज क्या करता है? तो वसा का पाचन करता है। किसमें पाचन करता है? तो वसा को वसीय अम्ल, फैटिक एसिड या फिर ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या होता है? छोटी आंत में पाचन को पूरा करने वाला रस है। छोटी आंत में पाचन को पूरा करने वाला रस है। देखिए इसमें से कौन सा छोटी आंत में स्रावित होने वाला रस है? इसका पूछने का मतलब यही है। पीत रस तो भैया छोटी आंत में नहीं होता है, ये तो यकृत से स्रावित होता है। आंत्र रस, हाँ होता है क्या? गैस्ट्रिक रस, गैस्ट्रिक जूस जो है इसका स्राव होता है अमाशय में, अमाशय में। इसी को बोलते हैं जठर रस, जठर रस। गैस्ट्रिक रस को ही बोलते हैं जठर रस। ठीक है। और लार का स्राव तो पता ही है कहां पर होता है। भैया लार का स्राव कहीं पेट में तो नहीं होने लगा? नहीं नहीं नहीं, लार का स्राव तो लार के ग्रंथियों से होता है। और लार की ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? मुख के अंदर पाई जाती है। लार की ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? मुख के अंदर। ठीक है। तो लार छोटी आंत में नहीं पाया जाएगा। गैस्ट्रिक रस ये तो पाया जाएगा अमाशय में। और पीत रस ये तो पाया जाएगा यकृत में। ठीक है, तो क्या बचता है? आंत्र रस। ठीक, आंत्र रस। कौन सा रस? सक्कस एंटिकेरस बोलते हैं इसको, आंत्र रस। इसका स्राव होता है छोटी आंत के अंदर। बहुत सारे आंत्र ग्रंथियां होती है और उसी से इसका स्राव होता है आंत्र रस का। ठीक है, तो याद रहेगा आंत्र रस जो है वो छोटी आंत में ही स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? अरे भैया एक काम हो तब न बताएं, बहुत सारा काम है, हमको पता है, हम लोगों ने पढ़ा था साथ में। क्या? HCl का काम क्या है? जीवाणु नाश करना, जीवाणु को मारना। ठीक है, ये हुआ पहला काम। दूसरा काम क्या है? भोजन को अम्लीय माध्यम में रखना। भोजन को अम्लीय माध्यम में रखना।
ये दूसरा काम। और ये तीसरा काम क्या है इसका, पेप्सिनोजन को, क्या पेप्सिनोजन को पेप्सिन पेप्सिन में बदलना। एक काम, दो काम, और ये तीन काम। तो जीवाणु को मारना और भोजन को अम्लीय माध्यम में रखना, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलना, यही HCl का काम है। अब देख लीजिए इनमें से कौन सा है। देखिए, भोजन को पचाना, अमाशय को अम्लीय बनाना, वसा को तोड़ना, कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित करना। भैया अमाशय को अम्लीय बनाना, ठीक है, यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे का प्रश्न क्या कहता है। ये आगे का प्रश्न कहता है पाचन में शामिल नहीं होने वाला पदार्थ है। भैया पाचन में कौन शामिल नहीं होता है भाई, ऐसा कौन सा पदार्थ है इसमें जो पाचन में शामिल नहीं होता है। पित्त, पित्त तो शामिल होता है, वसा का पाचन करता है, पायसीकरण करता है। पेप्सिन, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज, ये भी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या शर्करा का पाचन करता है। तो भैया कौन पाचन नहीं करता है, तो हीमोग्लोबिन पाचन नहीं करता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है एक तरह का प्रोटीन है जो खून में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का घटक जो है वो आयरन होता है, ये आयरन से बना होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये खून में पाया जाता है। कहाँ पर, खून में। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। कैसा, लाल, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना। पूरे कोशिकाओं तक जो ऑक्सीजन ले जाता है यही हीमोग्लोबिन लेकर के जाता है। और जब कोशिकाओं के द्वारा उस ऑक्सीजन को यूज करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है, तो वहां से भैया ये उठा करके भी लेके आता है। तो भैया हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पीठ पर लेके ऐसे ऐसे घूमने का काम करता है, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन जो है वो किसी तरह का पाचक एंजाइम नहीं है, बल्कि ये वहन वहन में भाग लेने वाला घटक होता है जो कि रक्त में पाया जाता है, ठीक है। इसी के कमी के कारण एनीमिया नाम का एक बीमारी होता है। एनीमिया में क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो इसलिए आयरन की गोली जो है वो खाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि इसका जो घटक है वो आयरन होता है। आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है। तो इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उसे आयरन की गोली दी जाती है। तो बात समझ में आ गई। या फिर जो हरी साग सब्जियां हैं, खास करके पालक, पत्ता गोभी, या जो कैबेज, क्या बोलते हैं उसको, ध्यान में नहीं आ रहा है। तो हरे साग सब्जी, खास करके जो पत्ता गोभी होता है, पालक होता है, इन सब में आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो इन्हें भी खाया जा सकता है साथ साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। छोटी आंत में, छोटी आंत में वसा का पाचन पूरा होता है किसके द्वारा, लाइपेज। लाइपेज के द्वारा ही वसा का पाचन होगा, चाहे कहीं भी हो। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाएगा, इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट शर्करा को पचाएगा, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पचाने का काम करता है। लाइपेज किसको पचाएगा, वसा। वसा को जो है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने का काम कौन करता है, तो यही लाइपेज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाचन के बाद ग्लूकोज का अवशोषण होता है कहाँ पे भैया, कहाँ पे, तो ग्लूकोज का अवशोषण होता है रक्त के अंदर, ठीक है। जो ग्लूकोज है पाचन के बाद, जो कार्बोहाइड्रेट या जो शर्करा है, स्टार्च है, वो माल्टोज में टूटता है, फिर ग्लूकोज में टूटता है। और ये ग्लूकोज में टूटने के बाद अवशोषित करके कहाँ भेज दिया जाता है, रक्त के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब पाचन के बाद ग्लूकोज का अवशोषण कहाँ होता है, रक्त के अंदर होता है, ठीक। अब देखिए पाचन एंजाइमों का कार्य प्रभावित होता है, ये किस पर प्रभावित होता है, तापमान और पीएच से, भोजन के रंग से, भोजन के आकार से, भोजन के गंध से।
देखो भैया, पाचन का काम भोजन के गंध से कोई लेना देना नहीं है, भोजन के आकार से कोई लेना देना नहीं। भोजन चाहे किसी भी आकार के हो, उसको तो चबाकर ही खाओगे ना। उस अगर मान लो रोटी कितना भी बड़ा हो, खाओगे तो भैया उसको चबा करके ना। अब मान लो इतना बड़ा रोटी मिल गया तो उसको ऐसे ही थोड़ी ना डाल लोगे। डाल भी सकते हो भाई, तुम तो वीर बहादुर ठहरे, कोई ठीक नहीं है। अगर ज्यादा भुक्कड़ की तरह टूट पड़े तो डाल भी लोगे, पर ऐसा करना मत, डालना मत, नहीं तो मर जाओगे भाई। तो सबसे पहले भोजन चाहे कितना भी बड़ा हो, उसको हम तोड़ते हैं, उसको चबाते हैं, उसको महीन करके ही निगलते हैं। ठीक है। तो भोजन के आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? भोजन के रंग से कोई लेना देना नहीं है। भोजन चाहे कोई भी रंग का हो, उसको चबा करके, उसे बर्बाद करके ही अंदर ले जाना है। तो रंग बिरंग से कोई भी मतलब नहीं है। तो शरीर का जो तापमान और पीएच मान होता है, पीएच मान जो है किसी भी पदार्थ के अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। तो जो तापमान है और जो पीएच मान है वो पाचन को प्रभावित करता है। हमारे शरीर का जो आंतरिक तापमान होता है वो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इससे अधिक या कम हो जाता है तो इसका असर हमारे पाचन पर पड़ता है। उदाहरण के लिए आप समझिए, जब आपको बुखार लगा होता है तो आपके शरीर का ताप जो है वो सामान्य से अधिक हो जाता है। और डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, वो फ़ारेनहाइट में जो है मापा जाता है। आपको जो 104, 105 या 106 बताया जाता है बुखार, तो वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। सेल्सियस में उतना अगर समझ लीजिएगा क्या हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है और आपको बताया जाता है कि बुखार 104 है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नहीं नहीं, समझ रहे हो आप कि अगर 104 डिग्री सेल्सियस अगर बुखार चढ़ जाए तो क्या होगा? सोचिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी भाप बन के उड़ने लगता है, और हमारे शरीर का तापमान अगर 104 डिग्री सेल्सियस चला जाए तो सोचिए क्या होगा। हमारे शरीर का जो भी पानी है वो भाप बन करके उड़ जाएगा, हम लोग वहीं पे लुढ़क जाएंगे। पानी गया उड़ और हम गए लुढ़क। ठीक है। तो जो पीएच मान है और जो तापमान है वो एक निश्चित मात्रा में रहने के बाद ही पाचन जो है वो सही तरीके से होता है। अन्यथा अगर तापमान अधिक या कम होता है तो उससे भी पाचन प्रभावित होता है। पीएच मान कम या अधिक होता है तो उससे भी पाचन प्रभावित होता है। ठीक है। तो हम बता रहे थे कि जैसे बुखार जब चढ़ता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, भोजन ठीक से पचता नहीं है, इसीलिए आपको खाने के लिए मन ही नहीं करेगा। कोई चीज खाइएगा ना वो टेस्टी लगेगा ही नहीं। तो यही कारण होता है कि हमारे शरीर का तापमान जो है वो सामान्य से ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस वजह से हमारे शरीर में पाचन क्रिया जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो पाचन एंजाइमों के कार्य को प्रभावित कौन करते हैं? तो तापमान और पीएच, ये प्रभावित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पाचन तंत्र का अंतिम उत्पाद क्या है? पाचन तंत्र का अंतिम उत्पाद क्या है? तो देखिए, प्रोटीन जो है बाबू, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होगा? प्रोटीन का हो जाएगा अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल। ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा, ये बदल जाएगा किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में बदल जाएगा। वसा जो है, वसा किस में बदल जाएगा? वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल में, वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में। तो देखो लास्ट उत्पाद क्या है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसीय अम्ल या फिर ग्लिसरॉल, एक ढूंढ लो इसमें से। तो देख लो, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है और फैटी एसिड। फैटी एसिड मतलब वसीय अम्ल, इसी को बोलते हैं फैटी एसिड, वसीय अम्ल। तो यही जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। पाचन तंत्र का अंतिम उत्पाद जो है यही है। बाकी जो भी वो विटामिन है, खनिज लवण है ना, तो ये सब जो है वो सीधे अवशोषण के लायक होते हैं, इसका पाचन वाचन नहीं होता है, बल्कि ये सीधे छोटी आंत के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? अवशोषित कर लिए जाते हैं। बाकी ये तीन पोषक तत्व जो हैं इनको तोड़ करके
टोटे टोटे करके और इसको जो है बहुत सूक्ष्म कणों में बदल दिया जाता है। और इस प्रकार जो है वो फाइनली प्रोडक्ट जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो फाइनली प्रोडक्ट होता है वो अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और ग्लिसरॉल या वसी अम्ल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पाचन तंत्र की विफलता से हो सकता है, क्या होगा जब पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या होगा बताइए? सर्दी होगा क्या? अगर ठीक से खाना नहीं पच रहा है तो क्या सर्दी होगा? क्या बुखार होगा? क्या चोट लगेगा? नहीं नहीं नहीं, बल्कि कब्ज होगा। अगर पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है तो कब्ज होगा, मल जो है वो नहीं उतरेगा और कब्ज की समस्या बना रहेगा। ठीक है, कब्ज का मतलब कि पेट जो है वो भारी भारी सा रहता है, मल जो है वो आगे की ओर नहीं जाता है, वो पेट के अंदर पड़ा रह जाता है, तो इसी को बोलते हैं कब्ज। तो जब पाचन तंत्र विफल रहेगा, पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा तो कब्ज की समस्या बनेगी। किसकी समस्या बनेगी? कब्ज। कब्ज बदहजमी, बदहजमी या कब्ज जो है वो क्या करता है? पाचन को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि पाचन के डिस्टर्ब होने से ही कब्ज या बदहजमी होता है। पेट जो है वो फुला फुला सा लगेगा, भारी भारी सा लगेगा और कुछ खाने पीने को मन नहीं करेगा। ठीक है, और हो सकता है जी मचले, उल्टी जैसा भी मन करे, तो ऐसा कब्ज के कारण हो सकता है। चलिए ये हमने 37 क्वेश्चन जो है वो कर लिए। अब बाकी के क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये रहा हमारा 38वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम क्या है ये। पाचन तंत्र में अल्सर का कारण हो सकता है। अल्सर का मतलब क्या होता है? एक तरह का छाला पड़ना, उसको अल्सर कहते हैं। तो पाचन तंत्र यानी कि जो आहार नाल होता है उसमें अल्सर का होना क्या है? अत्यधिक अम्ल का स्राव होने से। हमने पढ़ा था कि अमाशय में जब बहुत अधिक मात्रा में HCl अम्ल का स्राव होता है तो जो श्लेष्मा होता है, जो म्यूकस जिसको बोलते हैं, श्लेष्मा या म्यूकस एक जेली की तरह अमाशय के आंतरिक दीवारों पर लेयर बना करके रखते हैं, और वो लंबे समय तक जब हम कुछ खाते पीते नहीं है तो HCl क्या करते हैं? उस श्लेष्मा के लेयर को जो है वो धीरे धीरे नष्ट करके और अमाशय के दीवारों को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। वहां पर छाला बन जाता है और असहनीय दर्द होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टोमिक अल्सर। ठीक है, तो क्या कहता है कि पाचन तंत्र में अल्सर का कारण क्या है? तो अधिक अम्ल का स्राव होना, अत्यधिक अम्ल का स्राव होना। ठीक है, बाकी इनमें से 3 कारण नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पाचन तंत्र में दांतों की संख्या कितनी होती है? हमने बताया था कि दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। अपना मत गिनने लगना, 32 नहीं हुए होंगे, अभी शायद दूध के दांत भी नहीं टूटे हुए होंगे। तो 32 हो जाते हैं एक वयस्क मनुष्य के लिए। मतलब मनुष्य जब युवा हो जाता है, जवान हो जाता है, दूध के दांत सब टूट जाते हैं, बाद में अकल के दांत भी निकलते हैं इधर पीछे, तो वो सारे जब दांत आ जाते हैं तो कुल मिलाकर के 32 दांत होते हैं। एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं। दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो है वो कृंतक होता है, दूसरा जो है वो रदनक होता है, दूसरा कौन सा? रदनक, और तीसरा जो है वो अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, और चौथा जो है चवर्णक, चवर्णक। इस प्रकार से कृंतक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। चवर्णक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अग्रचवर्णक की संख्या, सॉरी गड़बड़ हो गया, चवर्णक की संख्या होती है 8, अग्रचवर्णक की संख्या होती है 12, रदनक की संख्या होती है 4। नहीं, चवर्णक सही था, यहां पर होगा 8 और ये होगा 12, ये होगा 12। तो इस प्रकार जो है 8 8 16 4 20 और 12 32 दांत हो गए पूरे। चलो
तो इनका काम क्या है? भोजन को चिड़ना, फाड़ना, काटना, चबाना, यही सब काम होता है इनका। अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन तंत्र में भोजन को नरम बनाने में मदद करता है कौन? नरम कौन बनाएगा भाई? मुलायम कौन बनाएगा? मुलायम सिंह यादव? नहीं नहीं, मुलायम सिंह यादव भैया नहीं, लार। लार जो है वो भोजन को क्या करेगा? नरम बनाता है। भोजन को चबाने का काम दांत करता है, और उसमें समय समय पर जीभ जो है उसमें लार मिलाते रहता है और उसे मुलायम बना देता है, उसे एक लेई की तरह बना देता है ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। अन्यथा हमारा जो क्या बोलते हैं, जो ग्रास नली है वो छिल जाए। तो लार जो है ना, भोजन को लेई बनाता है, फिसलनदार बनाता है, मुलायम बनाता है ताकि वो आसानी से अंदर अमाशय में जा सके। तो समझ गए बात? पाचन तंत्र में भोजन को नरम बनाने का काम कौन करता है? लार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन तंत्र में सबसे अम्लीय वातावरण कहाँ होता है? सबसे ज्यादा अम्लीय वातावरण तो एक ही जगह पर होता है, अमाशय में। अमाशय में जो है सबसे अधिक अम्लीय वातावरण होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का स्राव होता है। बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, खतरनाक कह सकते हो इसको। अगर HCl को त्वचा पर कहीं डाल दिया जाए तो त्वचा जो है वो जल जाएगा। समझिए कि अमाशय कैसे इस अम्ल से सुरक्षित होता है। वो तो शुक्र मनाइए कि प्रकृति ने अमाशय में श्लेष्मा को स्रावित होने की वरदान दे रखा है। श्लेष्मा या म्यूकस, म्यूकस इसी को बोला जाता है। तो ये एक जेली की तरह, मतलब एक जेली की तरह, जेली देखे हो आप? जेली जो है ना तो पूरी तरह से द्रव रहेगा, ना पूरी तरह से ठोस रहेगा। ये चिपचिपा सा हल्का गाढ़ा जो है वो द्रव होता है, और यही गाढ़ा द्रव जो है अमाशय के दीवारों पर क्या होता है? वो स्रावित होते रहता है, और इसी कारण से HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इस दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। तो समझ गए बात कि पाचन तंत्र में सबसे अम्लीय वातावरण कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय के अंदर पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम, पाचन तंत्र में भोजन का यांत्रिक पाचन कहाँ पर होता है? यांत्रिक पाचन होता है मुख और अमाशय के अंदर। यांत्रिक पाचन का मतलब क्या होता है? कि जहां पर कुछ गतिमान हो, गति होते रहता हो। तो मुख के अंदर तो आपको पता है कि दांतों का जो मूवमेंट है, दांतों के गति के कारण यहाँ पाचन होता है, ठीक है। वहां भोजन जो है वो पीस लिए जाते हैं, फिर लार में टाइलिन नाम का एंजाइम जो है मिलते रहता है, ऐसे 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 करके। मतलब यहाँ भोजन जो है वो गतिशील होता है, गति करते रहता है ये। तो इसे यांत्रिक पाचन कह सकते हैं। अमाशय में जो क्रमाकुंचन की जो गति होती है, लगातार अमाशय जो है ऐसे ऐसे उलट पलट करते रहता है इस तरह से, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि गति होता है भोजन में। तो कह सकते हैं कि पाचन तंत्र में भोजन का यांत्रिक पाचन कहाँ पर होता है? मुख और अमाशय में। बड़ी आंत में नहीं होगा, ग्रास नली में नहीं होगा, छोटी आंत में नहीं होगा, ठीक है। तो अमाशय में क्या होता है कि ऐसे उलटते पलटते रहता है, हल्का हल्का ऐसे 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 करते रहेगा। तो मतलब एक तरह से भोजन जो है उलट पलट होते रहता है वहां पर, तो उसको यांत्रिक पाचन कह सकते हैं। या जो मुंह के अंदर भोजन जो है इधर से उधर लुढ़काते रहते हैं, हम लोग चबाते रहते हैं, वो भी यांत्रिक पाचन ही कहा जाएगा। चलिए अगला देखिए, पाचन तंत्र में रोम की क्या भूमिका होती है? जो मूल रोम होता है वो पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है पहले ही। तो जो मूल रोम होते हैं या जो विलाई होते हैं, जिसे रसांकुर या दीर्घ रोम बोला जाता है, वो क्या करते हैं? वो पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पाचन तंत्र में प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? पाचन तंत्र में प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल होता है, ठीक है। एक बार फिर से हम इस पर चर्चा करते हैं। पाचन तंत्र में प्रोटीन, प्रोटीन जो है बाबू भाई मेरे देखना, प्रोटीन जो है वो सबसे पहले बदलता है पेप्टोन्स में। इसमें बदलता है पेप्टोन्स में, पेप्टोन से बदलेगा पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स में, और फिर पेप्टाइड से बदलेगा अमीनो अम्ल में। इसमें बदलेगा अमीनो अम्ल में। समझ में आई बात?
प्रोटीन से पेप्टोन्स में, पेप्टोन से पेप्टाइड्स में, और पेप्टाइड से अमीनो अम्ल में। तो आओ लगे हाथ ये भी देख लो कि कौन सा एंजाइम जो है किस में बदलता है। देखो भाई, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन बदलेगा? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का काम करता है पेप्सिन। कौन? पेप्सिन। ठीक। अब पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में कौन बदलेगा? तो यहां पर बदलेगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन बदलेगा। और पेप्टाइड्स को अमीनो में कौन बदलेगा? तो पेप्टाइडेज। कौन बदलेगा? पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज जो है वो बदल देगा अमीनो अम्ल में। ठीक है, तो यहां क्लियर होगा। चलिए अगला देखते हैं। पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। ठीक। कौन बदलता है भाई? एमाइलेज। एमाइलेज। चलिए देखते हैं हम। पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद समझ लीजिए ग्लूकोज होता है। सुक्रेज होता है जो सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज होता है जो लैक्टोज को ग्लूकोज या फिर ग्लैक्टोज में बदल देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ग्लूकोज जो है अंतिम उत्पाद होता है कार्बोहाइड्रेट का। 46 देखिए, पाचन तंत्र में वसा का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो पाचन तंत्र में वसा का अंतिम उत्पाद होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक। इसको बदलने का काम कौन करता है? तो इसको बदलने का काम करता है लाइपेज। लाइपेज जो है वसा को बदल देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए, पाचन तंत्र में भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है कहां पर? रासायनिक पाचन तो मुख के अंदर ही शुरू होगा भाई। मुख के अंदर यांत्रिक पाचन भी होता है, रासायनिक पाचन भी होता है। क्यों? क्योंकि दांतों के द्वारा उसको चबाकर महीन किया जाता है, तो वो हुआ यांत्रिक पाचन। और जो टाइलिन नाम का जो इंजाइम है, टाइलिन नाम का इंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन रासायनिक रूप से मुख के अंदर ही करना शुरू कर देता है। तो मुख में ही रासायनिक पाचन और यांत्रिक पाचन शुरू हो जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाचन तंत्र में अग्नाशय का रस किस माध्यम में कार्य करता है? क्षारीय माध्यम में काम करता है। अग्नाशयिक रस जो है वो पक्वाशय में आकर के मिलता है, और उसी पक्वाशय में यकृत से पीत रस स्रावित होकर के आता है। और पता होना चाहिए आपको कि पीत रस की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। चलिए एक डायग्राम के द्वारा यहां समझते हैं। ये हो गया हमारा ये हो गया पक्वाशय। पक्वाशय इधर से लीवर से जो है पीत रस इसी में आकर के मिलता है। यहाँ पर पीत की थैली हो गया, पीत रस आकर मिलेगा। इधर अग्नाशय है, अग्नाशयिक रस इसमें मिलेगा। ठीक है ना? तो जो यहाँ पर क्या पूछता है, पाचन में अग्नाशय का जो रस होता है, अग्नाशयिक रस, वो किस माध्यम में काम करता है? तो पीत इसी में मिल रहा है, अग्नाशयिक रस इसी में मिल रहा है। पीत की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ये भोजन को क्षारीय माध्यम में बदलता है। जो अमाशय से अम्लीय माध्यम का भोजन इसमें आएगा उसे पीत रस क्या करता है? क्षारीय रस में बदल देता है। और इसी में अग्नाशयिक रस आता है जो कि क्षारीय माध्यम में ही काम करता है। तो बात समझ में आई कि जो पक्वाशय में पीत रस है, पीत रस जो है वो क्षारीय कर देता है पूरे भोजन को, और इसी में अग्नाशयिक रस आकर के मिलता है। तो अग्नाशयिक रस जो है वो क्षारीय माध्यम में काम करता है। किस माध्यम में? क्षारीय माध्यम। समझ में आई बात? चलिए अगला देखिए। पाचन तंत्र में अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है कहां पर? छोटी आंत में। अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण हो जाता है छोटी आंत में, क्योंकि छोटी आंत में ही जितने भी पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है, और बचे हुए जो अपशिष्ट हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। उसमें जो पानी अधिक मात्रा में होता है, पानी अवशोषित कर लिए जाते हैं, बाकी वो अपशिष्ट ही रहता है। तो वो अपशिष्ट बाहर निकाल दिया जाता है गुद्दा द्वार से, जिसको हम बहिष्करण कहते हैं। तो छोटी आंत में ही अपशिष्टों का निर्माण हो जाता है। चलिए अब ये अंतिम है,
कहते हैं अंत भला तो सब भला और कर भला तो हो भला। ठीक है, तो ये अंतिम जो है, अंतिम भला होगा तो सबका भला होगा, और हम जो कर रहे हैं वो तो भला है ही, और आप जो कर रहे हैं वो भी भला ही है किसी के लिए। चलिए देखिए, अंतिम क्वेश्चन जो है यहीं से हम इसका डिस्कशन खत्म करेंगे। पाचन तंत्र में भोजन का पूरा पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? वाह वाह, क्या बात है, वाह। अंत भला तो सब भला, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में क्या होता है, जितने भी भोजन में पोषक तत्व हैं उन सब का पाचन पूरा हो जाता है, और ये पचे हुए पोषक तत्वों का अवशोषण भी छोटी आंत में ही हो जाता है। तो यहां तक जो है हमारा सब क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों ये सीरीज जो है, ये टेस्ट सीरीज जो है जिसका डिस्कशन हम लेकर के आए थे, वो आप सभी को पसंद आएगा और आपके परीक्षा में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में धीरे धीरे हम सभी विषयों की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करवाएंगे। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि हमें इस चैनल पर आने के बाद कुछ फायदा हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर से हम अगले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, तो अगला टॉपिक जो है हम लेकर के आएंगे श्वसन तंत्र के ऊपर, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ध्यान से मन लगा करके पूरी तरह से लगन और निष्ठा के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने माँ बाप के नाम रोशन करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे होंगे। हम भी आपके साथ हैं, और हम जो है लगातार आपके लिए सीरीज लेकर के आते रहेंगे, और हर तरह से हम आप सबके साथ रहेंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों हम अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।